नाउ पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी बिटवीन टू मासेस। तो इसको करने के पहले सबसे पहले ये सोचिए कि मान लो कि अगर यहां पे एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, ठीक है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m3 है, एंड हियर इज अ पॉइंट P, ठीक है। तो इस पॉइंट P पे इस मास की वजह से जो है कुछ इंटेंसिटी होगी, ठीक है। लेट दैट इंटेंसिटी बी I1 and it is directed towards the center of the mass, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे इस मास के वजह से भी कुछ इंटेंसिटी होगी, लेट इट बी I2, और इस पॉइंट पे इस मास के वजह से भी जो है कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, लेट इट बी I3। ये R1 डिस्टेंस पे है, सपोज दिस इज एट R2 डिस्टेंस, दिस इज एट R3 डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पे इसके वजह से भी, इसके वजह से भी, इसके वजह से भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी आपका क्या होगा? तो नेट इंटेंसिटी जो होगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज इंटेंसिटीज, ठीक है। तो ये आपका जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है जो आपको ध्यान रखना है। अब इसी कंसेप्ट के बेस पे हमारा जो टॉपिक है पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी बिटवीन टू मासेस। यहां पे आप देखो कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और दिस इज द सेपरेशन डिस्टेंस which is d, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर कोई भी पॉइंट अगर आप चुनते हो, लेट अस टेक वन पॉइंट P, ठीक है, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस मास, ठीक है, x टू, तो ये पॉइंट P जो है इस मास से कितनी दूरी पे हो जाएगा? d माइनस x दूरी पे हो जाएगा, ठीक है। इस मास की वजह से यहां पे कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, और इस मास की वजह से भी यहां पे कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, लेकिन दोनों जो इंटेंसिटी है दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इस पे इधर की तरफ आ रहा है दैट इज से I1, और इस पे जो है इधर की तरफ एक्ट कर रहा है दैट इज I2। हमारा मकसद क्या है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में वो डिस्टेंस फाइंड करना जिस डिस्टेंस पे इंटेंसिटी आपका जीरो हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा, कब होगा जीरो? व्हेन दिस विल बी इक्वल टू दिस एज दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो सिंपल सा आप इक्वेट कर लीजिए, यहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? Gm/r², ठीक है। तो यूजिंग दैट Gm1/x² will be equal to Gm2/d minus x²। G and G कैंसल आउट, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? M1/m2 is equals to x²/d minus x whole square. Taking root on both sides, under root m1/under root m2 that will be equal to x upon d minus x। हमारा मोटो क्या है, हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? x, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। d minus x is equals to x under root m2, so d under root m1 minus x under root m1 is equals to x under root m2। x को आप उस साइड ले जाओ, so d under root m1 is equals to, इसको अगर उस तरफ ले जाते हैं तो x कॉमन निकाल लो and that will be under root m1 plus under root m2।
सो x आपको क्या मिला, x इज d अंडर रूट m1 बाय अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2। सो ये जो डिस्टेंस आया, दिस इज द पॉइंट वेयर द नेट इंटेंसिटी इज 0। ठीक है, इस तरह के आपको कोई सवाल आपको दिख जाएंगे। ठीक है, done? Done. Give the next heading, gravitational potential energy. Gravitational potential energy. पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, क्लास 10th में आपने जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ा था। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको पढ़ना है। तो राइट डाउन द डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी at a point in gravitational field, at a point in gravitational field is defined as the amount of work done, is defined as the amount of work done in bringing the body from infinity to that point। तो पहले डेफिनेशन क्या कह रहा है, सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन का मतलब हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास है कैपिटल एम। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा जो पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में फैला हुआ है। कहां तक एक्सटेंड हो रहा है, इंफिनिटी तक एक्सटेंड। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, इंफिनिटी पे जो है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब इस फील्ड में यहां पे एक पॉइंट है P। ठीक है, अब इस पॉइंट पे मान लीजिए आप चाहते हैं कि इस पॉइंट पे इस डस्टर को अगर रखा जाए तो ये डस्टर के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है कि इंफिनिटी से जिस भी ऑब्जेक्ट का आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि ये डस्टर था, ठीक है, इंफिनिटी से उस ऑब्जेक्ट को हम इस पॉइंट P पे लाते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट P कहां है, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन में। ठीक है, तो इंफिनिटी से जब आप उस ऑब्जेक्ट को यहां पे लाओगे तो यू हैव टू डू सम वर्क। तो जो भी वर्क आप करते हो दैट इज स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यही इसका डेफिनेशन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड is defined as the amount of work done in bringing the body from infinity to that point। ठीक है, इसीलिए अलग अलग ऑब्जेक्ट का आप देखोगे कि इसी पॉइंट P पे अगर आप डस्टर का निकालेंगे तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा। इस चॉक बॉक्स का अगर आप निकालना चाहेंगे तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा। क्यों, क्योंकि इसको लाने में जो वर्क डन होगा और इसको इंफिनिटी से उस पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा डिफरेंट होगा। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि इस डस्टर को अगर आप इस
स्कूल बिल्डिंग के टेरेस पे ले जाते हैं तो इट विल पोजेस सम पोटेंशियल एनर्जी, और उसी वक्त इस टेबल को भी आप उस टेरेस पे ले जाते हैं और उसी जगह रखते हैं तो दिस विल ऑल्सो पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, बस इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा, बिकॉज इसको ले जाने में जो है आपको वर्क ज्यादा करना पड़ा था। ठीक है, तो जो वर्क आप करते हो वही उसमें स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। तो ये हमारा जो था जनरल डेफिनेशन था। अब इसका हम लोग मैथमेटिकल जो अप्रोच है उसको देखेंगे। ये पॉइंट ए है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है, और ये पॉइंट बी है, यहां पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका मास है स्मॉल m, ठीक है, एंड द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज r1, ठीक है। फिर जो है यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं C, और यहां से इसका सेपरेशन डिस्टेंस जो है लेट इट बी R2, ठीक है। अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं D, और इससे बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं E, और इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है दैट इज dr। एक चीज और है, इस पॉइंट D की जो दूरी है फ्रॉम A दैट इज r, ठीक है। ये चीज, ठीक, ये हमारा डायग्राम है। अब इसको देखो, सारी चीजें डायग्राम बना लीजिए, उसका लिख लीजिए, उसका इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। R1 क्या है, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। R1 is the initial distance between the particles and R2 is the final distance. And R2 is the final distance. ठीक है, dr is the small displacement. dr is the small displacement of mass n, छोटा n, ठीक है। dr is the small displacement of mass n from d to e, from d to e, ठीक है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। अब हमारा जो शुरू हो रहा है, हम इसको ये इनिशियल डिस्टेंस है, ये फाइनल डिस्टेंस है, ये तो रहने दीजिए। हम क्या अज्यूम कर लिए, हम मान लेते हैं कि मान लो ये जो पार्टिकल था इस पॉइंट डी पे था एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम a। अब एक चीज बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है ये जब यहां पे रहा होगा तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाल सकते हो। तो फर्स्ट लाइन यू राइट डाउन, फोर्स ऑन द सेकेंड पार्टिकल, force on the object of mass small n at d is equals to F, और क्या हो जाएगा, G m m by r square, and that will be along dA। ध्यान से देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे रहेगा तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और उस फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में, अट्रैक्टिव है तो अलोंग DA। ये बात ठीक है। नेक्स्ट लाइन, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, work done by the gravitational force for dr displacement
फॉर डी आर डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ है और आपका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। आपको याद है, आप लोगों ने क्लास 9 में फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन का। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। नाउ इन दिस केस इमेजिन करिए कि जो आपका फोर्स है दैट इज इन दिस डायरेक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट डी आर है वो आपका किधर है? इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो cos 180 क्या होता है? -1। सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक है ना? तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर डी आर डिस्प्लेसमेंट, इसको आप लिखो dw, ठीक है, एंड दैट विल बी माइनस gmm बाय r स्क्वायर dr। देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइन के साथ। अब यहां पे थोड़ा सा आई डोंट नो वेदर आप लोगों को पता है कि नहीं है, एक्चुअली वर्क फॉर एनर्जी आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी आपको बता देना चाहता हूँ, इतना जरूरी है आपको जानना कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह का फोर्स है। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि सर ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव है। जैसे एग्जांपल के ग्रेविटेशनल तो मैंने बता दिया कि कंजर्वेटिव है, ठीक है। एक नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल ले लीजिए, फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब आप कहोगे सर पहचान का, तो सिंपल सा चीज है, देखो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होगा, ध्यान से सुन लीजिए इसको, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। आप ध्यान से देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। हम एक ऑब्जेक्ट ले लें, इस टेबल को ही ले लें, और अगर आप इसको खींच के छत पे ले जाते हो, ठीक है, सीधे रस्सी बांध के आपने खींच लिया, व्हाट इज द वर्क डन? mgh, मास ऑफ द टेबल, g एंड वट एवर हाइट यू हैव गिवन। ठीक, एक तरीका हुआ। दूसरे तरीके, इस टेबल को जो है आप सीढ़ियों से लेके गए, यूं 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 यूं, पाथ तो डिफरेंट था ना, बट सेकेंड केस में भी जब आप टेबल को वहां रखोगे तो व्हाट इज द वर्क डन जब आप कैलकुलेट करोगे, क्लास 9 में आपने पढ़ा है, वंस अगेन यू विल कैलकुलेट इट एज mgh। तो क्या पाथ पे डिपेंड कर रहा था? नहीं। ठीक है, ये एक चीज होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क जो होता है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, इसको एक और तरीके से कि वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल, अगर एक पूरा साइकिल को अगर आप देखो तो वर्क डन विल ऑलवेज कम 0। ठीक है, वर्क डन हमेशा कितना आएगा? नेट वर्क डन 0 आएगा फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। आप देख लो, सिंपल सी चीज, आप यहां पे हो, ये ग्राउंड है, ठीक है, और इस हाइट h पे, इस हाइट h पे यहां से एक ऑब्जेक्ट लेके जाते हो इस जगह, ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन? mgh। ठीक है, प्लस में लोगे कि माइनस में लोगे? माइनस। ठीक है, तो वर्क डन इज माइनस mgh, और फिर यहां से यहां आते हो, वापस उसी जगह पहुंच रहे हो। नाउ इन दिस केस इट विल बी mgh, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? 0। तो इन वन कंप्लीट साइकिल द नेट वर्क डन विल ऑलवेज कम 0 फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो है वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है किस पे? पाथ पे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया था आपको फ्रिक्शन फोर्स का। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आप देखो, एक ऑब्जेक्ट है ये, जैसे मान लो ये डस्टबिन ही है, इस डस्टबिन को हमें उस कॉर्नर पे ले जाना है, ठीक है, घसीट के। ठीक है, तो आप घसीट के ऐसे ले जाइए, फिर घसीट के वैसे ले जाइए, आप वहां पहुंच गए। ठीक है, दूसरा पाथ क्या हो सकता है? डायगनली आप घसीट के ले जाए। दोनों केसेस में वर्क डन विल बी डिफरेंट। तो यहां पे क्या हो गया? वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ, यहां पे पाथ डिपेंडेंट हो गया। तो जब
वर्क डन पाथ डिपेंडेंट हो रहा है, तो यानी जो फोर्स वहां पे इस्तेमाल हो रहा है दैट इज नॉन कंजर्वेटिव। और अगर वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं है तो जो फोर्स आप यूज कर रहे हो दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये होता है। ठीक है, तो ये आपका कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का एक जनरल सा छोटा सा आइडिया हमने दिया आगे बढ़ने के लिए। फिर एक चीज और याद रखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना, आपने पोटेंशियल एनर्जी क्लास 9 में पढ़ा था, तो जनरली पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज नहीं होता, इट इज नॉट रेलेवेंट। ठीक है, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ऑलवेज वी हैव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली दो पॉइंट के बीच में कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ये हमेशा याद रखिएगा, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है यानी डेल्टा यू, ठीक है, दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। जब आपको वर्क डन वर्क फॉर एनर्जी पढ़ाया जाएगा तो ये बातें आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, बट फिलहाल के लिए अभी आप ये पॉइंट याद रखिए। ठीक है, और ये आपको हमेशा याद रखना है। अगले साल जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो वहां पे भी ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव जो होता है दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो खैर हम लोग यहाँ पे वर्क डन निकाल लें। नाउ दिस वर्क, ये जो आपने यहाँ पे वर्क डन किया, दिस वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वर्क कौन किया था? ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने लिखा है ना वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। दैट मीन्स दिस इज वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, है कि नहीं है? तो नेक्स्ट लाइन में आप ऐड करो, नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी du, दैट विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, और ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ही है। ठीक है, तो इसका जब नेगेटिव लोगे तो आपका क्या हो जाएगा? जी एम एम बाय आर स्क्वायर दिया, यानी du इज इक्वल टू दिस थिंग। हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ओके, अब हम लोग आगे प्रोसीड करें। अब जो चेंज है दैट मीन्स डेल्टा यू, ये निकालना है, तो दैट विल जी एम एम इंटीग्रेशन डी आर बाय आर स्क्वायर, और लिमिट आप क्या लोगे? लिमिट आप लोगे R1 से R2। ठीक है, नाउ यू गो फॉर दिस, सॉल्व करिए। जी एम एम, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? -1 बाय आर, एंड दिस विल बी R1 R2। वैल्यूज बैठाओ, मालूम है ना डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यूज बैठाना, तो हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं जी एम एम 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस जी एम एम 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। ठीक है, ये हमारा डेल्टा यू हो गया। डेल्टा यू कैसे निकलता है? व्हाट इज डेल्टा यू? डेल्टा यू इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स। दैट मीन्स फाइनल पे क्या पोटेंशियल एनर्जी है और इनिशियल पे क्या पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का डिफरेंस। तो आप क्या लिखोगे? U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम 1 बाय R फाइनल माइनस 1 बाय R इनिशियल। ये तुम्हारा जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जनरलाइज्ड फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब यहां पे जो है हम लोग केस बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, हमारा मोटो क्या है?
कि हम चाहते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट पे हमें जो है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो ये डायग्राम वर्क करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जो आपने डेफिनेशन पढ़ा था, ठीक है, उस डेफिनेशन के हिसाब से इस पॉइंट P पे ये एक ऑब्जेक्ट है M, इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन के हिसाब से यहां से यहां तक लाने में जो भी वर्क आपने किया उसी से आपको मिलेगा। तो हम इसी फॉर्मूला में जो है R इनिशियल को जो हम क्या ले लेंगे, R इनिशियल इज इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी से हम लाना चाह रहे हैं। एंड व्हाट इज R फाइनल, R फाइनल इज इक्वल्स टू R, यानी ये दूरी इस ऑब्जेक्ट से R डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यानी R डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पे इस ऑब्जेक्ट के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो इंफिनिटी से यहां तक लाना है। तो R इनिशियल इज इंफिनिटी एंड R फाइनल इज R। अब उस फॉर्मूले में अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जस्ट सी व्हाट यू आर गेटिंग। U फाइनल यानी U एट पॉइंट P माइनस U इनिशियल यानी U एट इंफिनिटी इज इक्वल्स टू माइनस G M N 1 by R फाइनल, R फाइनल इज R माइनस 1 by R इनिशियल, सब्स्टिट्यूट कर दें। पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी जीरो होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इन द गिवन फील्ड इज माइनस GM बाय R। ये जो है आपका फॉर्मूला आ गया, जो आप कई जगह सवालों में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल पॉइंट। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इज शोइंग, दोनों जगह नेगेटिव में आया है। नेगेटिव साइन ये बताता है कि यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। नोट कर लीजिए, द नेगेटिव साइन शोज दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सर क्लास 9th में हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh बताया गया था, ये तो आपने कुछ अलग हटके बता दिया है। तो एक्चुअली वो जो mgh है ना, इसी से आता है, ठीक है। तो कभी कभी आपको ये चीज डिराइव करने को दे भी देता है। तो यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चन, लिख लो, शो दैट when a body is moved from the earth's surface, show that when the body is moved from the earth's surface to a point at height h, to a point at height h, the change in potential energy, the change in potential energy is mgh. The change in potential energy is mgh. ये अर्थ सरफेस से आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे ले जाते हैं तो आप mgh लिखते हैं हमेशा, तो वही हमने लिखा। R इनिशियल इज R, क्योंकि डिस्टेंस कहां से मेजर हो रहा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि पूरा का पूरा मास कहां पे कंसंट्रेटेड हम मान रहे हैं, सेंटर पे। इसीलिए जो इनिशियल पोजीशन है वो कहां पे है, R पे, ठीक है। और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, R इज रेडियस ऑफ अर्थ, ऑब्वियसली R, कैपिटल R जब भी लिखेंगे तो R इज रेडियस ऑफ अर्थ।
ठीक है। और ये क्या हो गया, R प्लस H, और H जो है इट इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये हमारे पास सवाल। अब हम इस फॉर्मूले पे आ जाते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले। तो इस फॉर्मूले पे अगर हम चले तो डेल्टा U इज माइनस G M M R फाइनल, तो 1 बाई R प्लस H माइनस R इनिशियल 1 बाई R, ये पुट होगा उस फॉर्मूले में। कहीं कोई डाउट? लेट अस सॉल्व, सिंप्लीफाई करो एंड यू विल गेट द रिजल्ट MGH। एलसीएम ले लेते हैं, R माइनस R माइनस H, ठीक है ना। कहीं गलती होगा तो बता देना। R प्लस H इज द एलसीएम, ये कट गया, माइनस बाहर आ गया, G M M H बाय R प्लस H। बोलो, कहीं कोई डाउट? ओके। अब यहां पे आपने क्या देखा है, H इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू R। तो वेरी वेरी लेस कहने का मतलब क्या है, नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू R। तो दैट मीन्स R प्लस H को भी आप R कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। तो एज H इज वेरी वेरी लेस देन R, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा U इज G M M बाय R और H डी है। अब इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखें तो ये इतना चीज, इट इज गिविंग यू स्मॉल g, ठीक है ना। सो डेल्टा U इज MGH, और यही आपको 9th में बताया गया था, ठीक है। तो ये आपको दिया भी जाता है स्कूल एग्जाम में प्रूव करने को, ठीक है। क्लास 10th में आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर आपने एक टर्म पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो यहां पे भी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है, वही चीज है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इट वॉज स्पेशल केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इट वॉज स्पेशल केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप लाते हो, और जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो तो दैट कैन बी एनी चार्ज। तो ठीक यहां पे भी वही, जब आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आपने डेफिनेशन पढ़ा तो आपने क्या कहा कि एक ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से हम उस पॉइंट पे ले जाते हैं। हमने क्या कहा, एक ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो सकता था, ठीक है, और इसीलिए जो है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हो तो वहां पे आपके ऊपर एक, आप कह सकते हो कि कंडीशन लगा दिया गया है कि ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी ऑफ यूनिट मास। तो यानी अगर एक यूनिट मास को इंफिनिटी से उस पॉइंट पे ले जाते हो तो जो भी वर्क होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। बहुत सारे डेफिनेशन हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग मिल जाएगा, मैं आपको एनसीईआरटी वाली लाइन लिखवा दे रहा हूं, इजी है, और एक लाइन से आपका काम भी चल जाएगा उसमें, ठीक है। तो लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, gravitational potential due to gravitational force of the earth is defined as the potential energy
of the potential energy of a particle of unit mass at that point. Particle of unit mass at that point. और V क्या हो जाएगा? V is equals to U upon टेस्ट मास. ठीक है, V क्या है आपका? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ये आपका फॉर्मूला है. अब इसी फॉर्मूले को अगर आप चाहें तो मॉडिफाई कर लें. तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट, इसमें जो डेरिवेशन किया था वो क्या पढ़ा था कि U कितना था? -GM_n/r अपॉन, इसको यहां पे m0 ले लें. क्यों हम m0 ले रहे हैं? बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट मास. तो इसीलिए हमारा दूसरा मास क्या होगा? यूनिट मास होगा. एंड अपॉन दिस थिंग. तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यू आर गेटिंग -GM/r. So this is the formula of gravitational potential.